हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर थर्ड हिस्ट्री का, जो कि आपका चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का जो पर्पस है पढ़ाने का वो वैश्वीकरण के बारे में है। ये चैप्टर आपको वैश्वीकरण की पूरी पूरी जानकारी देगा और किस तरीके से प्राचीन काल में वैश्वीकरण चलता था, उस पूरे को हम आज के अपने इस चैप्टर थर्ड में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और फटाफट से रिवीजन करते हैं अपने इस चैप्टर की। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी ग्लोबलाइजेशन का बनना। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आपको पता होगा वैश्वीकरण के बारे में, कि वैश्वीकरण जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो कनेक्टिविटी है, एक देश की दूसरे देश से जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि दुनिया के निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। व्यापार का प्रवास, लोग व्यापार के लिए प्रवास करते हैं, काम की तलाश में लोग प्रवास करते हैं, पूंजी की आवाजाही की और बहुत कुछ, इन सभी कारणों से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। जैसा कि हम आज हमारे जीवन में वैश्विक अंतर संबंध के नाटकीय और दृश्य संकेतों के बारे में सोचते हैं। हमें पता है कि आज के जीवन में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन सारे स्टेप को समझने की जरूरत है जिसके माध्यम से हम इस दुनिया में रह रहे हैं और सारी चीजें चल रही है। आगे अगर बात करें तो अगर हम बात करें इसकी, प्राचीन काल से ही वैश्वीकरण चालू है। प्राचीन काल में कई सारे यात्रियों को, कई सारे व्यापारियों को, पुजारियों, तीर्थयात्रियों, इन सब ने अपनी जान को बचाने के लिए, अवसर को प्राप्त करने के लिए, या फिर आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, या फिर उत्पीड़न से बचने के लिए, शोषण से बचने के लिए अलग अलग देशों की यात्राएं की। ठीक है, वो अपने साथ साथ सामान भी ले जाते थे, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार, और यहाँ तक कि ये अपने साथ रोगाणु और बीमारियां भी एक देश से दूसरे देश लेकर गए। ठीक है, अगर हम बात करें तो 3000 ईसा पूर्व में एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान की पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा गया था। तो ये पुराने टाइम से वैश्वीकरण चलता आ रहा है। अगर हम बात करें तो रेशम मार्ग की, रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा है। ठीक है, तो ये भी एक वैश्वीकरण का उदाहरण है। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और यूरोप से एशिया की यात्रा की। कई सारे भोजन के, जैसे आज हम आलू वगैरह खाते हैं, पपीता खाते हैं, अनानास खाते हैं, या फिर टमाटर खा रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, ये सारी चीजें अमेरिका से आई हैं। और अमेरिका से सबसे पहले पहुंची यूरोप, और यूरोप से फिर पहुंची है कहाँ, एशिया। अगर हम बात करें नूडल्स की, तो नूडल्स कहाँ से पहुंचा, चीन से इटली पहुंचा, और इटली की यात्रा करते हुए वहां पर क्या बन गया, स्पैगेटी बन गया। अगर हम बात करें कई सारे यूरोपीय विजेता, जो यूरोपीय कंट्रीज थी, जैसे ब्रिटेन हुए, फ्रांस हुए, पुर्तगाल हुए, ये सारे अमेरिका के अंदर कौन सी बीमारी ले गए, चेचक की बीमारी ले गए। ठीक है, और एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद पूरे महाद्वीप में ये बीमारियां गहरे तौर पर फैल गई। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर 19वीं सदी के वैश्वीकरण की बात करें तो 19वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषि अर्थव्यवस्था थी। यानी यहाँ पर ज्यादातर क्या होता था, कृषि होता था। ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इन सभी जगहों पर क्या किया जाता था, खाद्य उत्पादन किया जाता था, खेती की जाती थी इन सभी देशों में, और उसको ब्रिटिश सरकार खरीद लेती थी और अपने देश के अंदर जाकर उससे सामान बनाती थी। इसी को लेकर ब्रिटेन में एक लागू हुआ था कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ लागू किया गया था। कॉर्न लॉ क्या था, कॉर्न लॉ जब ब्रिटेन के अंदर जो उद्योगपति थे, ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, उन्हें कॉर्न चाहिए था। ठीक है, वहाँ की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो इन लोगों ने कॉर्न बाहर से मंगवाया। पर जब वहाँ के किसान समृद्ध हुए, ब्रिटेन के किसान समृद्ध हुए और उन्होंने वहां पर कॉर्न को, यानी मक्के को उत्पादित करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने अपनी सरकार से मांग की कि क्या लागू कर दिया जाए, कॉर्न लॉ लागू कर दिया जाए, जिससे कि उनको भी मोटा प्रॉफिट हो और विदेश से आने वाला जो कॉर्न है वो समाप्त हो जाए, और देश के जो कॉर्न है उसको सरकार सरकार जो है लोगों से खरीद सके। पर जब देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी तो सरकार को कॉर्न लॉ को मजबूरी में क्या करना पड़ा, खत्म करना पड़ा।
इसी के साथ कई सारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, जैसे रेलवे का विकास हुआ, स्टीम का विकास हुआ, शिप, टेलीग्राफ, इन सब ने भी वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम बात करें, यूरोप ने अफ्रीका और एशिया को अपना गुलाम बना लिया, है ना, तो ये भी किस वजह से हुआ, ये भी वैश्वीकरण की वजह से हुआ। अगर बात करें भारत से गिरमिटिया श्रमिकों का पलायन, ठीक है, तो गिरमिटिया श्रमिक कौन होते हैं? गिरमिटिया श्रमिक वो होते हैं जो भारत के अंदर एग्रीमेंट साइन करते हैं ब्रिटिश सरकार के साथ, और भारत से बाहर देशों में 2 वर्ष या 3 वर्ष या कभी कभी 5 वर्ष के लिए काम करने चले जाते हैं। पर ब्रिटिश सरकार इन्हें धोखे से ले जाती है। एक बार भारत से निकलने के बाद ये गिरमिटिया श्रमिक भारत वापसी इनकी नहीं हो पाती है, कई तरह की अड़चने डाल देते हैं ब्रिटिश सरकार, है ना। इसी बीच आ जाता है आपका वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो दो विश्व युद्धों के बीच में किस तरीके से वैश्वीकरण हुआ उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता में बदल दिया। क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को इतना कर्ज दिया, इतना कर्ज दिया, जो देश पहले कर्जदार था अब क्या बन गया, कर्जदाता बन गया। यूरोप में गेहूं का उत्पादन भी कम होने लगा, लेकिन कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों में गेहूं का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया गया। बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और बड़े पैमाने पर खपत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 की आर्थिक महामंदी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। 1929 की आर्थिक महामंदी, जो 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी, ये पूरी दुनिया के लिए काफी संकट का सबब थी, ठीक है। भारत भी इससे भारत को भी इससे ज्यादा नुकसान हुआ, निर्यात और आयात भारत का गिर गया, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक निवेश को बढ़ाया गया। अगर बात करें युद्ध के बाद का युग जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का, ठीक है, तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, यानी अमेरिका और सोवियत संघ जो था, जो आज वर्तमान में क्या है, यूएसएसआर का बदला हुआ रूप रशिया है, तो ये दोनों ही महाशक्तियां क्या होने लगी, तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच अमेरिकी सरकार और के सहयोग से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुए, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत दो संगठनों की स्थापना की गई। एक का नाम पड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरे का नाम पड़ा विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना यूरोप के देशों को कर्ज देने के लिए की गई थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो एशियाई और अफ्रीकी देशों का अनुपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हुई। फिर G77 का गठन किया गया, जिसने नए आर्थिक विश्व व्यवस्था की मांग की। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को खत्म कर दिया गया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शुरुआत, और वैश्वीकरण आगे बढ़ा। इस तरीके से बहुत तेजी से ये सारी चीजें आगे बढ़ रही थी। अगर हम बात करें एक एक पॉइंट्स में, तो भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण है यानी दुनिया भर में जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणाली है, उनका क्या होना, एक होना, भूमंडलीकरण कहलाता है। अगर इसी बीच हम बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, श्रम, इन सब का व्यापार होना, दुनिया भर में इनका व्यापार होना, देशों के बीच में सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होना, ये सारी चीजें भूमंडलीकरण में। रेशम मार्ग की बात करें तो रेशम मार्ग ये बहुत ही प्राचीन मार्ग है, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग है, जैसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं शताब्दी तक इस्तेमाल किया जाता था। चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली, ये सारे देश इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। और एशिया से भूमध्य सागर तक इसका जाल फैला हुआ था। इसी मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था, और इसी कारण से सिल्क रूट का नाम दे दिया गया था। आगे अगर हम बात करें तो कॉर्न लॉ सरकार ने लागू किया था। किसकी सरकार ने? यूके की सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, और कानूनों को आमतौर पर कॉर्न लॉ के रूप में जाना जाता है। ये कॉर्न लॉ था। एक बीमारी फैली थी यहाँ पर, जिसका नाम था रिंडरपेस्ट प्लेग। रिंडरपेस्ट एक तेजी से फैलने वाली पशु की बीमारी थी, जो जानवरों के अंदर फैलती थी, और जब जो अफ्रीका में 1880 के दशक के अंत में फैली। इससे हजारों जो पशु थे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अगर हम ब्रिटेन वुड्स संस्थान की बात करें तो इससे दो संगठनों की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था, एक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरे का नाम था विश्व बैंक।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में विश्व अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास के लिए इसे बनाया गया था। गिरमिटिया मजदूर मैंने आपको बता दिया है, गिरमिटिया मजदूर यानी अनुबंधित श्रमिक होते हैं। अनुबंध के तहत एक बंधुआ मजदूर जो अपने नियोक्ता या मालिक के पास एक निश्चित समय काम करने के बाद अपने देश लौटने को क्या हो जाता है, आजाद होता है, उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। श्रम का प्रवाह क्या है? श्रम का प्रवाह यानी काम की तलाश में नए लोगों का नए क्षेत्रों की तरफ जाना, ठीक है, इसे ही कहते हैं श्रम का प्रवाह। अगर 8वें पॉइंट की बात करें तो होसे द्रिनिदाद वार्षिक मुहर्रम के जुलूस को होसे कहा जाता है। होसे इमाम हुसैन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है जो एक विशाल उत्सवी मेले में बदल दिया गया है, जिसमें सभी जातियों और धर्मों के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। अगर हम बात करें G77 की, तो ये विकासशील देशों द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश को मांग, है ना, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग करने वाला एक समूह है जो इन देशों को उनके राष्ट्रीय संसाधनों, कच्चे माल, निर्मित वस्तुओं और उनके बाजारों पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करने में मदद करता है। एक तरीके से बोले तो G77 एक संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच में व्यापार को इजी बनाने का काम करता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वीटो। वीटो क्या है? वीटो एक तरीके का अधिकार होता है। वीटो जिसके पास होता है वो किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और ये संवैधानिक रूप से एकदम सही होता है। टैरिफ की बात करें तो टैरिफ क्या होता है? एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है उसे कहते हैं टैरिफ। प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है यानी एंट्री टैरिफ लिया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर इस टैरिफ को कलेक्ट किया जाता है। विनिमय दरें। विनिमय दरें क्या है? वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को आपस में जोड़ना, यानी डॉलर के बदले किस तरह की रुपीस मिल रहा है, कितना रुपीस मिल रहा है, एक डॉलर कितने रुपीस के बराबर है, ठीक है, और एक रुपीस कितने डॉलर के बराबर है, ये जो रेट होता है इसको ये हम बोलते हैं विनिमय दरें। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दरें होती है, एक होता है निश्चित विनिमय दर और एक होता है अस्थायी विनिमय दर। तो बच्चों ये वीडियो बस इतनी ही थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।